नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर में बीते 24 घंटे एक बड़ी खबर को लेकर बड़ी चर्चा है। दरअसल अगर किसी से ये कहा जाए या इस तरह से बात की जाए कि बीते 24 घंटे से एक फैक्ट्री में, एक दुकान में, एक गोदाम में आग लगी है और हम उसको बुझा नहीं पाए तो शायद सुनने में लोगों को अजीब भी लगे मगर अटपटा भी लगे। मगर वस्तुतः हकीकत यही है। अशोकनगर के बाईपास रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने एक दुकान है आनंद टायर की। कल इतने ही बजे के आसपास लगभग 8 बजे के कुछ पहले की बात है कि यहाँ उस आग की लपटें देखने को शुरू में आई थी। इसके बाद जब ये आगजनी विकराल रूप लेती गई, तो ये स्थितियाँ इतनी भयावह हुई कि अशोकनगर जिले का अग्निकांड का एक इतिहास ही बन गया। आप सोचिए कि जिले भर की यह दमकल है, न केवल जिले भर की बल्कि पड़ोसी जिले की दमकलें बीते 24 घंटे से लगी हैं। कुछ टैंकर जो नगर पालिका के हैं, उनके अलावा प्राइवेट लोगों के टैंकर हैं। अभी इनकी संख्या भी देखी जाए तो लगभग 500 के आसपास टैंकर बताए जा रहे हैं, जो अब तक डाले जा रहे हैं। जितना पानी इस आग को बुझाने के लिए उपयोग किया गया है, अगर उस पूरे पानी को एक साथ मिलाया जाए तो ये पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग उसमें डूब भी सकती थी। मगर परिस्थितियां ऐसी रहीं कि इस आग पर काबू नहीं पाया जाए और उसका एकमात्र बड़ा कारण सिर्फ ये है कि ये पूरी की पूरी दुकान, जी हाँ, दुकान इसलिए कह रहा हूँ कि शुरुआत में यही कहानी सामने आई थी कि एक टायर की दुकान में आग लगी। इसके बाद पता चला कि वो टायर की गोदाम है, मगर जैसे-जैसे ये घटना विकराल रूप लेती गई, तो मालूम पड़ा कि ये टायर की एक फैक्ट्री है 3 मंजिल, जिसके बेसमेंट में भी टायर बनाने या उससे संबंधित काम होते हैं। अब इसको लेकर कई सारे सवाल भी हैं और इस घटना ने कई सारे सबक भी अशोकनगर को दे दिए हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे से प्रशासन जिस मशक्कत के साथ इस पर काबू करने का प्रयास कर रहा है आग पर, वो पूरा हो नहीं पाया। अभी 5-6 बजे तक भी इसमें से लपट निकलती रही है और तमाम सारे प्रयासों के बाद भी अभी भी ये इस स्थिति में नहीं है कि कहा जाए कि आग पर पूरी तरह से काबू कर लिया है, नियंत्रण में है। तो सिलसिलेवार आज इस पूरी घटना पर हम आपके बीच में लेकर आए हैं। कुछ सवाल बहुत कटीले हैं, जो पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए तो है ही, साथ ही व्यवस्था से जुड़े विषय भी रहेंगे। दूसरा, इस पूरी घटना को लेकर जो-जो चीज़ें अब तक हुई उनको हम एक सिलसिलेवार तरीके से आपको रखने की कोशिश करते हैं। इनके जो वीडियो वैसे तो आप सोशल मीडिया पर और दूसरी जगह देख चुके हैं, मगर कुछ ऐसे वीडियो जो अभी भी शायद आपको समझ में नहीं आए हों या नए नज़रिए से देखेंगे, अब उन पे बात करते हैं। देखिए, शाम को 7 बजे इसमें एक और बड़ी चीज़, अभी तक जिस तरह से जनहानि को लेकर चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई थी, उस बारे में स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि नंदकिशोर श्रीवास्तव के परिजन लगातार संपर्क में हैं और अब उन्होंने पुलिस में भी इसकी शिकायत दर्ज करने की बात कही है। उनके भाई का कहना है कि कल वही समय लगभग 7:30 बजे का समय है जब वो घर से निकले थे इस दुकान पर कहने का, और उसके बाद से वो गायब हैं। तो प्रत्यक्षदर्शी का एक बयान अभी तक किसी के सामने नहीं आया था, क्योंकि इस मामले में कई सारी चीज़ें अफवाह के साथ तैर रही थी और न केवल अकेले नंदकिशोर श्रीवास्तव जी का बल्कि कुछ और लोगों के भी नाम सामने आए थे। मगर क्या हकीकत है उसके बारे में आपको बताएँगे जो प्रत्यक्षदर्शी उसके हिसाब से। साथ ही प्रशासनिक रूप से क्या अभी तक जो चीज़ें हुई हैं जाँच के नाम पर या इसमें होने वाली चीज़ों के नाम पर उस पर, और इस पर कैसे काम हुआ है पूरा सिलसिलेवार। तो शुरू में उन दृश्यों के साथ आपके सामने आना चाह रहा हूँ, जो अशोकनगर शहर के लिए नए थे। नए इस वजह से थे कि छोटी-मोटी आगजनियाँ हर साल ये शहर देखता रहता है। कई बार इन चीज़ों को हमने बड़े रूप में भी देखा था। अब इन दृश्यों को देखिए, ये दृश्य हैं आनंद टायर फैक्ट्री के शुरुआती दृश्य हैं और इनसे जो निकल रही है, ये जो लपटें निकल रही हैं, उसने पूरे शहर का नहीं, पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये रात को 8 बजे के दृश्य हैं और इन दृश्यों को शुरू में लोगों को जब ये पता चला कि एक टायर की दुकान में आग लग गई है, तो वह सामान्य सी बात लोगों को लगा था कि दमकल की कुछ गाड़ियां आएंगी, कुछ घंटे में इस पर काबू पा लिया जाएगा। इसके बाद हमेशा जो आगजनी पर चीज होती है कि इसमें कितने का नुकसान हुआ उसका आकलन किया जाएगा और आग क्यों लगी इस पर बातचीत की जाएगी। मगर दुर्भाग्यजनक घटना ये है इसमें कि अभी तक भी इसमें आकलन नहीं किया जा पा रहा है कि कितने का नुकसान हुआ होगा। दूसरी चीज स्पष्ट रूप से अभी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये आग लगी क्यों है। आप इसके जो शुरुआती दृश्य देख रहे हैं, उसकी लौ जो है निकलती हुई आपको दिख रही होंगी। शायद ही अशोकनगर में आपने ऐसी कभी लौ देखी होंगी। अब इनको और थोड़े से विस्तार से अगर हम देखें, तो लगभग 8 बजे प्रशासन, नगर पालिका और तमाम सारे दूसरे लोग इस मूवमेंट में जुड़ते हैं और उस समय समझ में किसी को नहीं आ पा रहा था कि इस आग को किस तरह से बुझाएगा। ये भी पता नहीं था कि इस पे किस-किस तरह की चीज़ें हैं,
कहाँ कहाँ तक आग पहुंची है, मगर जैसे जैसे इस पर काम शुरू किया गया तो चीजें बहुत क्लियर होती चलेंगी कि टायर की एक बड़ी फैक्ट्री है ये। और इसमें टायरों की, न केवल टायरों की, बल्कि और भी ऐसी चीजें थी जो आग को भड़काने का काम करती हैं, ज्वलनशीलता पैदा करती हैं। उनमें कुछ केमिकल होने की बात सामने आ रही थी, कुछ टायर से संबंधित जो है बनाने वाली चीजें भी थी, रबड़ थी, इसके अलावा पाइप भी होने की बात की जा रही थी। तो उम्मीद की जा रही थी कि अगले कुछ घंटे में इस आग पर काबू पाया जाएगा, मगर रात को 10:30 बजे के आसपास जब ये समझ में आया कि आग सामान्य आग से ज्यादा है, तो इसको बुझाने के लिए गुना जिले की जो गैल एनएफएल एनएफएल वहां पर एक व्यवस्था होती है केमिकल डालने की, जिसके कारण आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता था। तो 2 गाड़ियां एनएफएल से आती हैं, आप देख सकते हैं उनको भी, और उनसे प्रयास किया गया कि केमिकल वाला जब पानी डाला जाएगा, तो इस आग पर काबू पा लिया किया जा जाए। रहा है कि जैसे अगर लगभग आप देख रहे हैं कि इसमें वहां तक ये पूरा केमिकल पहुंच सके। ये केमिकल वाली जो गाड़ियां थी, इनके आने के बाद जो दमकल कर्मी प्रशिक्षित थे, उनने प्रयास भी किया, और आप ये दृश्य देख रहे हैं कि काफ़ी अंदर तक, लगभग ये 100 फुट लंबी गोदाम बताई जा रही है। इसमें काफ़ी अंदर तक उन्होंने अपनी घुसपैठ की भी थी, और पहले मंजिल और दूसरी मंजिल की आग पर काबू पाया भी जा चुका था। मगर जितनी जगह केमिकल युक्त पानी पहुंचा था, उस समय ओस आग कर काबू पाया जा रहा था। मगर इस पूरी घटना का जो सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू है कि बेसमेंट में जो आग लगी हुई थी, उस आग ने इस पूरी घटना को बहुत ज़्यादा भयावह बताया। जिस प्रत्यक्षदर्शी से हम आपको मिलाने वाले हैं, उनकी जो बात है, उससे भी हम अगर देखें तो शुरुआत आग लगने की वहीं से होती है। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ी हानि है, जनहानि के रूप में जो है, अभी स्पष्ट तौर पर नहीं है, क्योंकि हम अभी भी उसको गुमशुदा के तौर पर ही ले रहे हैं। नंदकिशोर श्रीवास्तव का मोबाइल भी उसी समय से बंद है। उनके भाई मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि उनके बेटे ने करीब 7:30 बजे के आसपास फ़ोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, और जब फ़ोन बंद मिला तो उनको चाचा से बातचीत हुई, और इसके बाद उनकी खोज जब की गई, तो पता चला कि आखिरी बार वो इसी गोदाम के आसपास थे। तो प्रत्यक्षदर्शी रिपुसूदन पाठक उस समय उसी गोदाम में थे, जब मनोज श्रीवास्तव उस गोदाम के मालिक और दूसरे लोग थे। उन्होंने इस पूरी घटना को किस तरह से देखा और क्या बताया, हम आपके बीच में रखना चाहते हैं कि दरअसल उस समय हुआ क्या था। बहुत सारी कहानियों के तौर पर अफवाह जो लोगों के बीच में पहुंच रही है, कई लोगों के नाम आ रहे हैं, तो जरा आप स्पष्ट इस पर जान लीजिए कि इस घटना के वक्त चीजें किस तरह से हुई थी, और प्रत्यक्षदर्शी जो वहां मौजूद थे वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, उनको हम सुनते हैं। इसके बाद इस खबर का अगला पहलू आपके बीच में जरूर लेके आएंगे, जिसमें कई सारे सवाल हैं। लगभग 7:30 बजे के टाइम है, 7:30 बजे के टाइम है। हम 3 लोग बैठे थे काउंटर के पास में आंसू को, तो जो नॉर्मल प्रक्रिया चल रही थी लेबर वेबर के हिसाब की, उसके बाद में ये आवाज़ आई नीचे से लेबर की कि आग लग गई। सब में बहुत डर मची। तो मैं बाहर रहा, फायर ब्रिगेड को फोन लगाने के चक्कर में ये लोग अंदर थे। अंदर से कि 2 और 3 मिनट में इतनी जोर से आग फैली तो धुआं और आग के गुबार की वजह से किसी का भगदड़ में किसी का पता ही नहीं चला कौन चला गया। उस समय आप कहाँ पे थे? दुकान के अंदर, फैक्ट्री नीचे है। कितने बजे घटना हुई है? 7:30 बजे। उन जो नंदकिशोर श्रीवास्तव, उनको आपने कितने बजे देखा था अंदर जाते हुए? वही 7:30 के लगभग टाइम है। वो बाथरूम जाने का बोल रहे थे, और वो बाथरूम निकल गए। अंदर ही बाथरूम थी उसमें, दुकान के अंदर। उसी टाइम पे लेबर के दुकान के स्टाफ के अलावा 3 लोगों को आंसू में ऐसा पड़ा और कोई नहीं। हाँ, कस्टमर कोई नहीं। तो रिपुसूदन उस समय वहां मौजूद थे, और उन्होंने जो सोशल मीडिया पर शुरू में आपने देखी होंगी, कुछ और लोगों की मिसिंग की भी बात की जा रही थी। तो अभी तक पुलिस को भी ऐसी कोई गुमशुदा लोगों की जो है जानकारी नहीं मिली, जिसमें कोई आकर ये दावा कर रहा हो नंदकिशोर श्रीवास्तव के अलावा कि इस घटना के आसपास उनके कोई परिजन थे और वो तब से नहीं मिल रहे थे। तो अभी राहत की बात यह है कि बहुत ज्यादा लोगों की इसमें नाम होने की गुंजाइश कम दिख रही है, मगर नंदकिशोर श्रीवास्तव को लेकर ये बहुत स्पष्ट तौर पर अब चीजें क्लियर हो रही है कि आखिरी वक्त वो देखे जरूर गए थे, मगर बाहर निकले हैं या नहीं निकल पाए हैं, या वो कहाँ हैं, इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट बात नहीं हो पाई है। क्योंकि जिस बाथरूम तक जाने की बात रिपुसूदन कह रहे हैं, वहां तक अभी भी बेसमेंट में आग होने के कारण नहीं पहुंच पाए हैं। यानी कि अभी हम लगभग 9 बजे की बात कर रहे हैं, और ये घटना कल
7:30 बजे से शुरुआत हुई है यहाँ की मिसिंग की, तो लगभग 24 घंटे से भी ज्यादा का समय इस पूरे प्रकरण को हो चुके हैं। अब इस मुद्दे को लेकर कई सारे सवाल न केवल पत्रकारों के बल्कि आम जनता ने भी खड़े किए हैं और आप इनको देख भी रहे हैं। तो इस घटना को लेकर सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा पुलिस ने इस मोर्चे को संभाला था, उनके काम पर भी हम इस पे बात करेंगे। मगर चूंकि ये इलाका देहात थाना क्षेत्र में आता है, तो वहां के जो थाना प्रभारी हैं सत्येंद्र कुशवाहा, उनसे पत्रकारों ने बात की है और कई सारे सवाल उनके बीच में रखे हैं। उनसे जान लेते हैं कि आधिकारिक रूप से प्रशासन इस घटना को किस तरह से देख रहा है और शुरुआत में जांच के नाम पर या जो चीजें होती हैं उसमें चूंकि प्राथमिक रूप से आग पर काबू पाना ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो उनको सुनते हैं। इसके बाद और चीजें इस घटना को लेकर बहुत क्लियर हो जाती हैं, इसके बाद और आपको इस मुद्दे पर करते हैं। तो थाना प्रभारी देहात को भी सुन लेते हैं, जरा क्या कहते हैं। आप तकरीबन मानते हैं? कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि आनंद टायर्स जो शॉप है उसमें आग लग गई है। तो पुलिस टीम और नगर पालिका की टीम मौके पर आकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आग पर लगभग कंट्रोल पा लिया है, आग को मतलब फैलने नहीं दिया है। अभी भी दुकान के बेसमेंट में आग लगी हुई है। आग पूरी तरीके से जब बुझ जाएगी उसके बाद ही पता लग पाएगा कि कितने का नुकसान हुआ है। सर कितनी फायर ब्रिगेड और मैंने सुना है बाहर से भी आपने कोई केमिकल बुलवा के उसको बुझाने का? अशोकनगर जिले की जितनी भी फायर ब्रिगेड थी वो सभी आ गई थी, गुना की भी आई थी और NFL की जो केमिकल वाली फायर ब्रिगेड आई थी उन लोगों ने भी फायर की जो टीम की थी वो भी आई थी, सभी ने आग बुझाने में सहयोग किया। सर कोई कैजुअलिटी इसमें? अभी इस तरीके का मतलब चीज़ सामने तो आ नहीं रही है। आग पूरी तरीके से बुझ जाएगी, जब दुकान मालिक को बुलाया जाएगा उनसे और चर्चा की जाएगी तब और क्लियर होगा। सर बगा पास में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ने भी आग पकड़ी हुई है, तो उसमें तो कोई नहीं था? नहीं, हॉस्पिटल में सारे मरीज निकल गए थे, कोई नहीं। सर कारण क्या निकल के सामने आए? अभी कोई कारण निकल के नहीं आया। जब आग बुझ जाएगी पूरी तरीके से फिर उस पर एक व्यक्ति की मिसिंग होने की भी बात निकल के आ रही है सामने। ऐसी चर्चाएं तो चल रही हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सर इसमें सेफ्टी फीचर्स से जो फैक्ट्री चलती थी टायर मोड़ की, इसमें सेफ्टी फीचर्स का कोई पता चला क्या है? इसकी अभी जांच की जाएगी। ऐसे आग बुझने के बाद नियंत्रण उसको पाने के बाद इसकी जांच की जाएगी। जो सबसे बड़ा सवाल इनके सामने पत्रकारों ने रखा है और वो ये है कि सुरक्षा मानकों की अगर बात की जाए तो इस घटना ने कई सारे सबक अशोकनगर शहर को पैदा कर दिए हैं। एक तो घटना भले ही दुर्भाग्यजनक है, मगर एक इस मामले में संतोषजनक बात यह है कि उस ऐसे इलाके में था जहां रेस्क्यू का मूवमेंट बेहतर तरीके से किया जा सका। अगर यही मामला किसी रहवासी इलाके में या सकरी गलियों में हुआ होता तो इसकी भयावहता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10-12 से ज्यादा दमकल गाड़ियां और रात भर दिन भर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जिस तरह से पानी फेंका गया, उसने इसको विकराल होने से रोका। अगर सोचिए कि किसी ऐसी जगह होती ये घटना जहां पर इनका पहुंचना मुश्किल होता तो ये घटना कितनी बड़ी हो सकती थी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक अस्पताल से बिल्कुल लगी हुई दीवार जिस पर फैक्ट्री लगी है और उसके आसपास की दुकानें, एहतियात के तौर पर सबको खाली करना पड़ा था। जैसे कि थाना प्रभारी बता ही रहे थे कि रात में ही अस्पताल के मरीज और दूसरे लोगों को यहाँ से हटा दिया गया था। अब इस पर सवाल ये उठते हैं कि क्या इस तरह के इलाकों में जहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक केमिकल उपयोग हो रहे हो, टायर जैसी चीज उपयोग की जा रही हो, क्या उनको यहाँ पर दुकान चलाने की जो है संचालन की अनुमति मिल सकती है क्या? इसमें एक और सवाल ये आया है, बेसमेंट वाले मामले पे हम आने वाले हैं कि क्या बेसमेंट नगर पालिका जो परमिशन देती है उसके उपयोग के लिए भी कोई दिशा निर्देश तय किए जाएंगे कि उन बेसमेंटों का पहले तो क्या बनाया जाना उचित है या वो नियम अनुसार है? अगर है और परमिशन के साथ में है तो किस तरह के सुरक्षा मानक और उस पर रहेंगे और कौन कौन से काम होंगे, ये भी सवाल इस पर खड़ा हो गया है। साथ ही हमारे अशोकनगर शहर को नए सिरे से अपने जो है अग्निशमन और दूसरे जो है प्रबंधन पर काम करना होगा। इसके पास में जो हॉस्पिटल है उसको लेकर सबसे बड़े सवाल खड़े किए गए हैं कि जिस तरह से दो बिल्डिंगों के बीच में अस्पताल की बिल्डिंग बनी है और उस पर अस्पताल को संचालित करने की जो परमिशन दे दी गई है, क्या वो सरकार के जो मानक हैं अस्पताल बिल्डिंग के लिए या भवन के लिए वो हैं इसी तरह के, या उसके आसपास असामान्य परिस्थितियों में इमरजेंसी में किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनके लिए सुरक्षा मानक पूरी तरह से अनुकूल थे क्या? ये सारे के सारे सवाल रखे गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि ये सारे सवाल घटना पर जो काबू पाने के बाद या आगजनी पर काबू पाने के बाद सामने आएंगे और इन पर काम किया जाएगा। इसी घटना के बहाने कई सारे और सवाल भी इस शहर के लोगों के जेहन में तैरे हैं और वो ये है कि जितने भी टायर से संबंधित फैक्ट्रियां हैं, केमिकल से संबंधित जो चीजें हैं, क्या एक बार सरसरी तौर पर प्रशासनिक रूप से इन सब के मानकों पर जो है काम किया जाना चाहिए, जांच पड़ताल की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो।
हर एक घटना एक बड़ा सबक हो सकती है और क्या शहर इन सब चीजों के लिए तैयार है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब कुछ दृश्य आपको इस घटना के 24 घंटे होने के बीच में आपको बताती हैं। शाम को आपने देख लिया किस तरह केमिकल ने प्रयास किया बनाने का, मगर इसके बाद भी लगातार पूरी रात इस पर पानी डालता रहा। सुबह की अगर आप देखें, सुबह के दृश्य कुछ थोड़े से आपको जो है स्पष्ट तौर पर दिखेंगे, क्योंकि रात में तो धुंध और धुएं के गुबार के अलावा कुछ नहीं रहा था, मगर सुबह स्थितियां इस घटना की भयावहता को बता रही थी। देखिए, ये सुबह सुबह के दृश्य, सुबह 7-8 बजे के, वहां जेसीबी को बुलाई गई थी और लगातार बेसमेंट से जो धुआं निकल रहा था, उसके बाद ये तय किया गया था कि अब बेसमेंट को आगे से तोड़ा जाएगा और इसमें पानी भरा जाएगा। काफ़ी बड़े इलाके को बेसमेंट के तोड़ा गया और उसे तोड़ने के बाद उसमें पानी भरा गया और जेसीबी ने कुछ देर बाद वहां से सामान भी निकालने का प्रयास किया। जितनी जेसीबी की रेंज थी या जहां पहुंच सकते थे, उस पूरे इलाके से नीचे जो टायर थे या दूसरी चीजें उनको निकाले गए, मगर वो इतने कम थे कि उस आग को जो अंदर 100 फुट तक जो चल रही थी, उसके धुएं को कम नहीं कर पाए। यहाँ एक स्थिति ये भी रही कि इस बेसमेंट को तोड़ने के बाद जब इसमें पानी भरा तो वो पानी पीछे निकल के भी जा रहा था। इस कारण ऊपर लगी हुई आग नहीं बुझ पा रही थी। करीब 5 से 6 बार ऐसा हुआ कि इस आग को ऐसा लगा कि पूरी तरह से काबू पा लिया गया पानी के कारण। मगर जैसे ही पानी बंद होता है और कुछ देर बाद ही, मतलब 10, 15, 20, 25 मिनट बाद होता ये था कि फिर से लपटें उतनी ही तेजी के साथ उठ जाती थी जैसे कि शुरू में हो रही थी। तो बड़ी समस्या ये थी कि जितनी टायरों की यहाँ संख्या थी उसका आकलन नहीं था। किस किस तरह की दूसरी चीजें यहाँ भरी हुई हैं उनके बारे में कोई बात नहीं थी। तो दिन भर आप देखिए कि ट्रैफिक को संभालना एक बड़ी जद्दोजहद थी। रात में पूरे इलाकों को ब्लैकआउट किया गया। ये सुबह के दृश्य देखिए, आप स्पष्ट दिख रहा है कि सुबह सुबह का दृश्य पूरी तरह से जो है रोशनी के दृश्य आपको दिख रहे हैं रात के दृश्यों के अलावा। इसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सुबह से फिर अपने काम पर लगी हैं, वो आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। टैंकर पानी ला के रखे हैं, जेसीबी खुदाई कर रही है। बेसमेंट को तोड़ने का काम, न केवल बेसमेंट को तोड़ा गया है बल्कि इस पूरी बिल्डिंग को डिसमेंटल करने की प्रक्रिया भी लगभग शुरुआत जैसी कर दी गई है। कुछ दीवारें तोड़ी गई हैं, ऊपर के छज्जे भी तोड़े गए हैं। तो 3 मंजिल की इस बिल्डिंग में इतना सारा जो नुकसान हुआ है वो अपनी जगह है, उसका आकलन बाद में होगा। मगर ये देखिए सुबह के दृश्य के कितनी तेज धुआं इसमें गुबार के तौर पर हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि अंदर से धूल के साथ कोई चीज बाहर फेंकी जा रही है। तो काफी मशक्कत करना पड़ा। लोगों ने इस बीच में इस को घटना पर्यटन के तौर पर खूब देखा। दिन भर में और रात भर लोग यहाँ से निकलते रहे और इस घटना को देखते रहे, मोबाइल में कैद करते रहे। लोगों की एक असंवेदनशीलता ये भी सामने आई कि प्रशासन को अपने काम करने में इस भीड़ ने काफी देर तक दिक्कतें पैदा की। लोगों ने कम जिम्मेदारी यहाँ अपनी दिखाई है, इस कारण ये समस्याएं रही। सबसे बड़ा काम उन लोगों के लिए अब जरूर कहना चाहिए कि घटना के कुछ देर बाद जैसे ही प्रशासन इस मामले में लगता है, तो अशोकनगर जिले के प्रशासन में पुलिस के एसडीओ से लेकर जिला प्रशासन में राजस्व के एसडीएम और उसके नीचे के तमाम 60 लोग थे। नगर पालिका के सीएमओ खुद अपनी पूरी टीम के साथ रहे। सबसे बड़ा काम उन लोगों का रहा जिन्होंने पिछले कई घंटों से, लगभग 15-20 घंटे तक हमने कुछ लोगों को लगातार काम करते देखा है, जिसमें टैंकर चलाने वाले ड्राइवर हैं या और दूसरे दमकल कर्मचारी हैं, जिन्होंने इस घटना को बड़ा और विकराल होने से बचाया है और उनके काम को लोगों ने आज देखा भी है। तो इस घटना ने कई सारे सबक लोगों के बीच में करे हैं और बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना तो ये है ही अशोकनगर शहर के इतिहास में आगजनी के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी घटना है। उम्मीद की जा रही है कि हर एक बड़ी घटना भविष्य के लिए कुछ सवाल तो तय करती है, साथ में उनके जवाब भी पैदा करती है, कुछ चीजें चिन्हित करती हैं जिस पर सुरक्षा के और अगले समय में ऐसी घटनाएं ना हो उसको लेकर एहतियात भी किए जाते हैं। तो इन सभी चीजों के साथ नंदकिशोर श्रीवास्तव को लेकर अभी तक जो है चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। प्रशासन इस पर किस तरह कार्रवाई करेगा और इस पर जांच किस तरह से होगी, बस इतनी जानकारी उनके परिवार के द्वारा जरूर दी गई है कि उनको प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगातार संपर्क में है और उनकी कॉल डिटेल और दूसरी चीजों को खंगालने की भी बात की जा रही है। उम्मीद है कि कुछ बेहतर हो सके। इस तरह की उम्मीद भी की जा रही है कि शायद कुछ हुआ होगा। तो किस तरह की चीजें हुई वो जांच के बाद में आएगा। बहरहाल इस एक घटना ने कई सारे सवाल पैदा कर दिए हैं और अगर किसी से ये कहा जाए कि एक टायर की गोदाम में फैक्ट्री में 24 घंटे लगातार आग लगी हुई है और उस पर काबू नहीं पाया जाए तो थोड़ा सुनने में अटपटा लगता है, मगर ये अचरज भली चीज हम पिछले 24 घंटे से लगातार देख रहे हैं। इस घटना से जुड़ी और दूसरी चीजों पर हम आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।